ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बिजनेस टाइकून मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चाइना का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन को साइन करने के लिए आए हुए थे, जो कि 100 बिलियन का होता है। और तो यहाँ पर दोनों कंपनीज के प्रेसिडेंट मिलकर इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को साइन कर देते हैं और ढेर सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटोज तक खींचते हैं। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि किम को कुछ बातें बताने लग जाता है एंड यहाँ पर किम को जाना पड़ता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि अपने टैब में इन सारी न्यूज़ को लाइव देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये इनके 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट से जेलस था, पर साथ साथ खुश भी, क्योंकि उसे पता होता है आज किम का आखिरी दिन है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को कार में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो किसी पर्सन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बट उस पर्सन का फ़ोन बंद था, तो वो अपनी कार को स्टार्ट कर जाने वाला था। बट यहाँ पर उसकी कार जो है वो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी और यहाँ पर सामने से वैन आ रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में। किम जितना भी कोशिश कर ले उसकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी एंड वो वैन यहाँ पर आकर उसे टक्कर मार देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ जानबूझकर किसी ने करवाया हो और ये एक मर्डर हो, ना कि एक एक्सीडेंट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बहुत सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम जेनी और उसकी क्यूट सी बेबी एमी को देखते हैं एंड यहाँ पर एक असिस्टेंट उन्हें पिक करने के लिए आए हुए होते हैं। इतने में यहाँ से एमी भागते हुए कहीं और चली जाती है और तो यहाँ पर जेनी भी उसके पीछे पीछे आने लग जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर एक बैगर को देखते हैं, जो कि कचरे के डस्टबिन में से कोई बचे कुछ खाने को निकाल कर खा रहा होता है एंड एमी यहाँ पर उस इंसान को देख रही थी। फिर वो तुरंत उस इंसान की ओर भागते हुए आ जाती है एंड उसे न जाने की वो डैडी बनाने लग जाती है। फिर साथ साथ वहाँ पर जेनी भी आ जाती है, जहाँ पर एमी उस बैगर से कह रही होती कि लगता है चाइना में बैगर जैसा ड्रेस का ना फैशन बन गया है और डैडी आप कितनी ज़्यादा कूल हो। यहाँ पर उस बैगर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची इसे डैडी क्यों बुला रही है। दूसरे असिस्टेंट उसे रोकने जा रहा था, तो फिर जेनी उसे मना कर देती है एंड एमी से पूछती कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है एंड एमी कहने लग जाती है कि अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, भले यहाँ पर मैंने डैडी को बहुत टाइम पहले देखा था, बट मुझे पता है कि यही मेरे डैडी है। यहाँ पर जेनी का शक बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अभी भी एमी के डैड से नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि उसका जो डैड है वो एक बेगर तो हो ही नहीं सकता है, तो उसे लगता है कि ये बच्ची है, इसे कौन सी बात समझेगी। और यहाँ पर वो एमी को समझाने लग जाती है कि तुम ऐसे ही किसी अरे गहरे को अपना डैडी नहीं बुला सकती हो। एमी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ये मेरे सचमुच डैडी है, ये कोई अनजान पर्सन नहीं है। डिटेक्टिव अंकल ने मुझे डैडी का फोटो भी दिया था। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उस फोटो को लेकर बेगर से कंपेयर करने लग जाती है और एमी को समझाती है कि ये ज़रा सा 1% भी तुम्हारे डैडी की तरह नहीं दिख रहा। एमी बोलती वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा ड्रेसअप किया हुआ है, क्या मेरे घर पर लेकर जा सकते हैं और हम इनका मेकओवर करेंगे, फिर देखना ये मेरे डैडी ही निकलेंगे। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट जेनी को बता रहा होता है कि न जाने क्यों ये इंसान मिस्टर किम की तरह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है और आप चाहो तो हम यहाँ पर DNA टेस्ट करवा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर उन्हें उसे घर पर लाना ही होता है, जहाँ पर जेनी खुद अपनी बेटी के डिसीजन के बारे में सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरी बेटी है एंड यहाँ पर वो इस बैगर को उसका फादर कैसे बुला सकती है। मुझे देखो मैं यहाँ पर कितने रिच फैमिली में बॉर्न हुई हूँ और मैं इस इंसान को अपनी बेटी का फादर कभी होने दे भी नहीं सकती और ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। दोस्तों हम यहाँ पर इस बैगर को देखते जो कि बेचारा एकदम अनजान होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ जाता है DNA रिजल्ट्स को देखकर, जो बताने लग जाता है कि यही इंसान उसका बायोलॉजिकल डैड है। यहाँ पर जेनी तो वो रिजल्ट्स को देखकर बेहोशी हो जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं उस विलेन जाओ को, जो कि यहाँ पर बड़े गुस्से में अपने सारे सामान को फेंक रहा होता है और अपने गार्ड्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है एक प्रोजेक्ट को लेकर। साथ साथ यहाँ पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने ही भाई किम पर। उसे लग रहा था कि अगर वो किम को अपने रास्ते से हटा देगा और उस दुनिया से उठा देगा तो फिर यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलते जाएंगे। एंड ठीक ऐसा ही हो रहा था, बट यहाँ पर किंग ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को किसी सेफ जगह पर सिक्योर रखा था, जिसका पता अभी तक जागे बॉडीगार्ड्स नहीं पता लगा पाए हैं। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ वार्निंग देता है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर तुम अभी भी उस प्रोजेक्ट के सेफ को नहीं ढूंढ पाओगे तो याद रखना तुम सब मारे जाओगे। दोस्तों यहाँ पर होती है उसकी सेक्रेटरी मिया, जो कि यहाँ पर उसके इस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि बाथटब में डक्स के साथ में खेल रहा होता है बात लेते हुए एंड यहाँ पर उसकी क्यूट सी बेबी एमी भी उसके साथ होती है और यहाँ पर वो अपने डैडी की फिक्र कर रही थी कि मुझे डर लग रहा है कहीं मम्मा आपको घर से ना निकाल दे, क्योंकि वो आपको अपना मानती नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आपको एकदम हैंडसम डैडी में टर्न कर दूंगी, आपकी हेयर कट भी करवाऊंगी और आपका अच्छे से मेकओवर भी कराऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक बड़े ही प्यारे बच्चे की तरह ड्रग्स के साथ में खेलने लग जाते हैं और यहाँ पर एमी का इंटरेस्टेड थॉट सही निकलता है कि वही इंसान उसके डैडी है, यानी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही है।
दोस्तों यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो अभी भी टेंशन में बैठी हुई होती है एंड कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक बेगर मेरी बेटी का डैड हो सकता है और तो यहाँ पर वो मेरा हस्बैंड बनने वाला है। असिस्टेंट यहाँ पर जेनी से कह रहा होता है कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो, इस वजह से वो बेचारे की ये हाल हो। इतने में यहाँ पर एमी भागते हुए आ जाती है और तर यहाँ पर पीछे से किम भी आ जाता है, जहाँ पर किम को देख दी जेनी के होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम भी लग सकता है और यहाँ पर वो उसके हैंडसमनेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिल से यहाँ पर एमी अपनी मम्मा जेनी को कह रही होती है कि देखो मम्मा, अगर आपको इन्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाना है तो ठीक है, तो वह यहाँ पर आप इसे अपना सन बना लो, मुझे एक भाई भी मिल जाएगा। यहाँ पर जेनी बोल रही होती है कि ये और मेरा बेटा, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे रियल डैड है, मैं उसे अपना बेटा नहीं बना सकती हूँ और मम्मा इतनी भी बुरी नहीं है जो इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। जेनी यहाँ पर किम को समझाने लग जाती है कि अब से यहाँ पर मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। एंड यहाँ पर किम कहते हैं कि हाँ, जैसा मम्मी कहेंगी वैसा मैं करूँगा। जेनी बोलती कि मैं एमी की मम्मा हूँ, तुम्हारी नहीं, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। ये कहते हैं कि वो उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। जेनी भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि इस इंसान ने उसे यहाँ पर हाथ से टच किया, पर फिर भी यहाँ पर जेनी को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, न कि डिस्गस्ट फील हो रहा था। बाद में यहाँ पर जेनी किम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर किम एकदम बच्चों के जैसे एक्ट कर रहा था, ऐसे कि जैसे उसे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता हो। जेनी यहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि मुझे किम का फुल बॉडी चेकअप चाहिए और यहाँ पर किम जाने से घबरा रहा होता है। जेनी कहती है कि डरो मत, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूँगी। बाद में यहाँ पर डॉक्टर उसे दूसरी ओर लेकर चली जाती है। साथ साथ यहाँ पर जेनी न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि अभी तक यहाँ पर थ्रीसिंग रूम के प्रेसिडेंट का कुछ अता पता नहीं चला है। उस एक्सीडेंट के बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हुए 5 साल हो गए एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एक लॉकर के अंदर रखा हुआ है, जिसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो प्रेसिडेंट ही खोल पाएंगे। जेनी यहाँ पर उस लॉकर को देखकर सोच में पड़ जाती है, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है और फटाक से एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कह देती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर उसका फुल बॉडी चेकअप करवा कर आ जाती है एंड कहती है कि फिजिकली यहाँ पर उसे कुछ डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ डैमेज है वो उसकी ब्रेन में है, फिजिकली एकदम परफेक्ट है एज अ मैन। ये सुनने के बाद यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर कहते कि हमारे टेस्ट का पार्ट ये है, तो फिर ये भी आपको बताना ही होगा। दूसरा यहाँ पर वो उसके ब्रेन के बारे में पूछती है कि क्या इस चीज़ का इलाज हो सकता है, पर यहाँ पर डॉक्टर साफ साफ कह देती है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं, ये चीज़ नेचुरल ही उसके पास वापस आ जाएगी। हो सकता है इसमें 1 दिन लग जाए, 10 दिन, 1 महीना, 10 साल भी लग सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। दूसरा यहाँ पर किम जो होता जेनी का हाथ पकड़ कर बैठा था, कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि मैंने एकदम गुड बॉय जैसे बिहेव किया है। जेनी यहाँ पर कह रही होती है कि ये एकदम बच्चों की तरह चिपकू है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को उसकी मम्मा और उसके भाई के साथ में देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर होते हैं। यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि तुम हर बार अपने भाई को देखते तो ऐसा मुंह क्यों बना लेती हो। जेनी बोलती कि तो क्या करूँ, आप क्या चाहती हो, मैं आपके बेटे का फ़ोटो लेकर अपने घर पे हर जगह चिपका दूँ और रोज़ उसकी आरती उतारने लगूँ। आंटी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। एंड जेनी यहाँ पर कहती है कि ठीक है, ऐसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि देखो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है एंड तुम्हें पता है एज ए वुमन हमारे सर पर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जेनी यहाँ पर अपनी मॉम को साफ साफ कह देती है कि आपको पहले से ही पता है कि मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ एंड यहाँ पर मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आंटी बोलते कि हाँ, मैं वो समझ सकती हूँ, वो इसलिए यहाँ पर क्योंकि तुम्हारे ऊपर कंपनी का बोझ होगा, तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी कंपनी अपने भाई हान के नाम पर कर दो। जेनी यहाँ पर कहती कि हाँ हाँ क्यों नहीं। हान यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे पता था तुम मेरी बेस्ट सिस्टर हो एंड यहाँ पर तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय तो रखूँगा ही। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम और मेरे भाई एक काम करना, कल फैमिली ब्यूरो जाकर अपने लास्ट का सरनेम चेंज करवा देना, फिर उसके बाद तुम मेरे पक्के वाले भाई बन जाओगे और कंपनी का कुछ आधा शेयर्स मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हो जाऊँगी। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को ऐसी बकवास बातें करने के लिए मना करने लग जाती है। जेनी बोलती कि अरे ये सारी बातें तो मुझे आपको करनी चाहिए, आप यहाँ पर मेरे घर पर आकर मेरी कंपनी अपने बेटे के नाम पर करवाना चाहती हो, तो मैं क्या करूँ, आपके साथ घर पे बैठे रोटियाँ बनाओ। आंटी बोलने लग जाती कि ऐसे भी तुम्हारे पास एक बेटी है जिसका ध्यान तुम्हें रखना होता है, तो कंपनी का ध्यान तुम कैसे रख पाओगी।
जेनी समझाती है कि देखिए मॉम, मैं यहाँ पर कंपनी का ध्यान बड़े अच्छे से रख रही हूँ, और रही बात एमी की, तो क्यों ना यहाँ पर आपका बेटा एमी की बेबी सिटिंग करना शुरू कर दे। मैं यहाँ पे मंथली उसे पे करती रह जाऊंगी। एंड इस बात को सुनकर आंटी को तो यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इतने में हम यहाँ पर किम को देखते जो कि टॉवल में बच्चों की तरह भागता हुआ जेनी के पास आता है। एंड उसे देखकर आंटी और फरहान दोनों की तरह सरप्राइज हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी फटाक से शॉल उठाकर उसके पूरे बॉडी पर थकने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर आंटी तो शर्माने के मारे हान को लेकर बाहर चली जाती है। तब जाकर यहाँ पर जेनी को किम को इस घर पर रखने का कुछ इस्तेमाल नजर आता है। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है, जो कहने लगती कि देखा मम्मा, मैंने यहाँ पर डैडी को ये प्लान बताया, जिस वजह से यहाँ पर वो मेरी ग्रैंड माँ और अंकल वहाँ से चले गए। जेनी यहाँ पर बोलने लग जाते कि ये सब तुमने यहाँ पर अपने डैडी को सिखाया। वो कहते कि हाँ, डैडी को मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग बताई है ताकि मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम शरारती तो हो ही, तुम अपने डैड को भी अपने जैसे बनाना चाहती हो। एंड वो कान पकड़ते हुए उससे बेडरूम में चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी एमी को चला देती है एंड वो अपने खुद के बेडरूम में जाकर सोने लग जाती है। एंड हम यहाँ पर कंबल के अंदर से किम को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर किम जेनी को बुलाने लग जाता है। और यहाँ पर जेनी घबरा जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो स्टाफ से कहा था कि तुम्हारे रूम प्रिपेयर करने के लिए। किम यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। जेनी चेक करती है तो उसे फीवर नहीं होता। एंड किम यहाँ पर अपने स्टमक की ओर इशारा करने लग जाता है। जेनी बोलती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, तुम्हें कोई फीवर है ही नहीं। बाद में यहाँ पर जेनी को डॉक्टर की कही हुई बात याद आ रही थी कि किम यहाँ पर फिजिकली एज अ मैन है। तो फिर यहाँ पर उसके दिमाग में डिफरेंट थॉट्स आने लग जाते, तो वो अपने आप को सर पर मार रही होती ताकि वो उन थॉट्स को भगा पाए। और यहाँ पर किम उसे सर पर मारते हुए रोकने लग जाता है, कहता है कि तुम अपने आप को मत मारो, तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो। जेनी का तो यहाँ पर उसे देखकर दिल ही पिघल जाता है और वो कहने लग जाती है कि इसमें कितना ज़्यादा मैनर्स है और ये दिखने में भी कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैं एक ट्राई तो ले ही सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा किम अपने मसल्स को बिल्ड कर रहा होता है, यानी कि वो वर्कआउट कर रहा था। जहाँ पर जैसे जेनी उठकर किम को देखती है, वो उसे देखने लग जाती है और पूछते कि तुम्हें कैसे पता वर्कआउट किया जाता है। वहाँ पर बाद में वो बताने लग जाता है कि मुझे एमी ने बताया है कि अगर मैं मसल बिल्ड करूँगा तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। और यहाँ पर जेनी चिल्लाकर एमी को बुलाने लग जाती है, जहाँ पर एमी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड कहती कि मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डैडी मुझे स्कूल पर छोड़कर आ जाएंगे। बाद में यहाँ से वो किम को लेकर जाने लग जाती है एंड जेनी यहाँ पर पागल हो गई होती है कि अक्सर यहाँ पर डैड अपने बच्चियों को सिखाया करते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। मेरी बेटी यहाँ पर मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा चीज़ें सिखाया जा रही है। बाद में यहाँ पर डैडी और डॉटर जा रहे होते हैं, यानी कि किम और एमी। एमी यहाँ पर अपने डैडी से बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है मेरी मम्मा तुम्हें पसंद करने लगी है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स है। किम यहाँ पर बोलने लग जाता है कि और ऐसा मैं क्या करूँ कि तुम्हारी मम्मा मुझे और पसंद करने लगी। एमी यहाँ पर उसे ढेर सारी चीज़ें बताने लग जाती है। इतने में हम यहाँ पर किसी अननोन पर्सन को कार में देखते हैं, जहाँ पर वो किम का इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो उस बच्ची को देखकर भी शॉक हो जाता है और वो अपनी कार तेज़ी से चलाने लग जाता है। एंड ये कार टक्कर आने वाली थी एमी से, पर वो तुरंत ही यहाँ पर एमी को हटाकर खुद बीच में आ जाता है, जिस वजह से इस बार किम की टकरार वापस से कार से हो जाती है। फिर हमें यहाँ पर सीधा पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम छोटे से किम को देखते हैं एंड उसके डैड यहाँ पर उसके लिए एक भाई लेकर आए हुए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि जाओ ही होता है। जहाँ पर उसके डैड उन दोनों को समझा रहे होते अच्छे भाइयों की तरह रहने के लिए, बट यहाँ पर उनमें से एक भाई उनकी बातों को मानता ही नहीं है। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर वो लोग बड़े हो जाते, जहाँ पर जाओ आ जाता है किम से वापस पैसे मांगने के लिए। ये कहते हैं कि उसका लास्ट बिजनेस आइडिया फेल हो गया। किम को यहाँ पर उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किम ने अब यहाँ पर तो उस पर 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ उसे पैसे देते हुए। एंड यहाँ पर फिर भी जाओ सुधरने का नाम ले ही नहीं रहा था। दूसरा हम उस सेम डे पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर किम अपने कार में किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था और तो यहाँ पर उसे जाओ का कॉल आ जाता है, जहाँ पर जाओ से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है उसके 100 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। साथ साथ यहाँ पर वो उसे खुशखबरी भी दे रहा था, जो कि उसके लिए खुशखबरी है बट किम के लिए नहीं, कि आज किम की डेथ होने वाली है। किम को लगा था कि ऐसी वो हवा में बातें कर रहा है, तो फिर वो कॉल को कट कर देता है। एंड उस समय यहाँ पर एक कार आकर उसे टक्कर मारकर चली जाती है। एंड वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एमी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एमी यहाँ पर हॉस्पिटल में रोते रोते अपनी मम्मा से कह रही थी कि डैडी की ये हालत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। जेनी यहाँ पर एमी को समझा रही होती है कि उसे ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए,
डैडी ने अपने फ़र्ज को निभाया हुआ है। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे किम होश में आने लग जाता है, जहाँ पर एमी उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। जेनी यहाँ पर किम को किसी भी चीज़ को टेंशन लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि लाइफ टाइम वो उसका साथ देगी और उसे सपोर्ट करेगी। एंड यहाँ पर किम उसे पिंकी प्रॉमिस करवा रहा होता है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपना नाम तक बताता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो कि उसे एक इवेंट के इन्विटेशन के बारे में बताने लग जाता है, जो कि यहाँ पर जेनी ने उसे प्रिपेयर करने के लिए कहा था। बट यहाँ पर जेनी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरा एक फैमिली मेम्बर इंजर्ड है, तो फिर मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। एंड साथ साथ यहाँ पर जेनी किम को व्हील चेयर पर लेकर एमी के साथ साथ घर पर आ जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे इस हालत में देख लेता है। दूसरा यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कितने दिनों बाद यहाँ पर हॉस्पिटल से घर वापस लौटा हूँ। एंड जिस तरीके से यहाँ पर किम बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी याददाश्त पहले की वापस आ गई हो। बाद में यहाँ पर जेनी बोलने लगती कि ठीक है, यहाँ पर मेरा असिस्टेंट तुम्हें नहाने में हेल्प करेगा। किम यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि तुम आजकल के मैन को जानती नहीं हो, वो लोग यहाँ पर किसी किसी मैन को भी पसंद क्या करते, तो फिर मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जेनी बोलती कि ठीक है, मैं किसी नर्स को बुला दूंगी। किम वापस से मना करने लग जाता है, कहता है कि वो नर्स मेरा फ़ायदा उठाने लगेगी, मेरे बिग बिग मसल्स का, और मुझे सर दर्द होगा, मेरे हार्ट में भी वेन होगा। जेनी बोलती कि नाटक करना बंद करो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हूँ। दूध से यहाँ पर किम की नज़र चली जाती है उस इन्विटेशन पर, जहाँ पर वो जेनी को बोलने लग जाता है कि क्या तुम भी यहाँ पर मुझे साथ ले जा सकती हो। जेनी कहती है कि मैं खुद नहीं जा रही तो तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ। किम कहता है कि प्लीज़ ना, यहाँ पर मैं और एमी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एमी भी उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, तो जेनी को यहाँ पर उनकी बात को मानना ही पड़ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर जाओ मौजूद होता है उस कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ पे, जिसके साथ में यहाँ पर 5 साल पहले किम ने 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। यहाँ पर मिस्टर वैंग साफ साफ जाओ से कह देते कि देखिए, यहाँ पर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपके भाई के साथ साइन हुआ था, तो जब तक यहाँ पर भाई आपका आता नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, और इस कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि साइन आपके भाई का है। यहाँ पर जाओ से कह रहा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोजेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इस लॉकर में पड़े हुए हैं, जिसे हम बहुत जल्दी तोड़ने वाले हैं। वैंग उससे साफ साफ कह देता है कि तुम ये सब कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे। जाओ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुला रखा है। दूसरे यहाँ पर वो लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर ये लॉकर खुल भी पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पर वो एक्सपर्ट्स जो है चेक करने लग जाते, बट यहाँ पर वो लोग अफसोस जताने लगते कि ये जो लॉकर है वो हाई इंस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन से भरा हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ पर उसे नहीं खोल पाएंगे। और तब यहाँ पर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर सभी लोग जाओ पर एलिगेशंस लगाने लग जाते कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ पर अपने भाई की पोजीशन पर पहुँच नहीं सकते हो। जाओ यहाँ पर उन पर चिल्लाने लग जाता है कि मेरे भाई को डिसअपियर हुए 5 साल हो गए हैं, और अब यहाँ पर उसकी गलतियों की वजह से मुझे क्यों सज़ा मिल रही है। दूसरे यहाँ पर हम किम, एमी और जेनी को देखते हैं, जहाँ पर जेनी बोल रही होती कि आखिर तुम दोनों कौन सी प्लानिंग कर रहे हो। किम बोलने लग जाता है कि मैंने और एमी ने अंदर किसी को बात करते हुए सुना है कि अंदर एक लॉकर है, जिसे कोई भी अगर खोलेगा तो उसे 1 बिलियन मिलने वाले हैं। जेनी बोलती कि ऐसा कुछ भी करने का सोचना मत, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जेनी और एमी चले जाते हैं, जहाँ पर किम उन्हें कुछ समय मांगने लग जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि सभी के सामने उस 1 बिलियन के चेक को दिखाने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर एमी और जेनी भी आ जाती है, जहाँ पर एमी की नज़र उस लॉकर पर होती है, साथ साथ उसकी मम्मा जेनी की भी, और उसे लग रहा था कि उसने ये लॉकर कहीं तो देखा हुआ है। दूसरों यहाँ पर सभी की सभी लड़कियाँ टूट पड़ती उस लॉकर पर, एंड वो लोग अपने वियर्डलेस मसल के साथ शुरू कर देते उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करने के लिए। एंड यहाँ पर तो उनमें आपस में झगड़ा भी होने लग जाता है। एमी कहती कि मैं इस लॉकर को खोल सकती हूँ, वो सभी वुमन यहाँ पर एमी का मजाक उड़ाने लग जाती है कि ये तो छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर जाओ से बोलने लग जाता है कि कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, तो फिर तुम भी यहाँ पर एक चांस तो मार ही सकती हो, यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट अच्छा हो जाएगा। बाद में यहाँ पर एमी पासवर्ड को डालने लग जाती है, जहाँ पर हमें पास के सीन को बताया जाता है कि किम ने यहाँ पर एमी को उस लॉकर का पासवर्ड बताया हुआ होता है। एमी को पहले तो ये मजाक लग रहा था, बट किम यहाँ पर एमी को अपने डैडी पर भरोसा रखने के लिए बोल रहा था, और ऐसे ये चीज़ साबित हो जाती है कि किम को शायद से पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर एमी जैसी पासवर्ड डाल रही होती है, वो पासवर्ड एक्सेस हो जाता है और वो लॉकर खुल जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जेनी यहाँ पर एमी से पूछते कि आखिर तुम्हें किससे पासवर्ड पता है। एमी कहती कि मैं आपको ये घर पर जाकर बताऊंगी, एंड चली जाती है वो अपना 1 बिलियन का चेक लेने के लिए। जान यहाँ पर वो चेक देने से मना कर देता है, कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये लॉकर का पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ किम को पता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। एमी कहते कि लॉकर तो बस खोलने से मतलब था, और ये चेक अब मेरा हुआ,
और वो चेक को लेकर अपनी मम्मा के साथ जाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर जाओ खुशी खुशी चला जाता है उस लॉकर को ओपन करने के लिए एंड यहाँ पर ओपन करती वो सभी को वो एग्रीमेंट बताने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर बैंक भी उसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए और उसका रिसर्च करने के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स को खोल कर देखने लगता है वो तो सभी के सभी बस ब्लैंक निकलते हैं एंड यहाँ पर वो जाओ पर चिल्ला उठता है कि मैं क्या तुम्हें बुद्धू या पागल इंसान लगता हूँ जिसे इस फॉरबिडन चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलेगा। जाओ बाद में यहाँ पर एमी को और जेनी को रोकने लग जाता है जहाँ पर वो उनसे उनके 1 बिलियन मांगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आए हुए गेस्ट जेनी और एमी के साथ ही होते हैं। वो लोग यहाँ पर जाओ से बोलने लग जाते हैं कि आखिर इसमें माँ बेटी की क्या गलती है, उन्हें क्या पता कि अंदर क्या रखा हुआ है। तुम्हारा तो गोल बस यही था ना कि तुम्हें उस लॉकर को खोलना है, जिस वजह से तुम इस लॉकर को खोलने के लिए सिर्फ 1 बिलियन दे रहे थे जो कि उन्होंने कर दिया है, तो फिर वो लोग 1 बिलियन डिजर्व ही करते हैं। जेनी के दीदी के लगता है तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर और कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर तुम मेरे लॉयर से बात कर सकते हो। एंड बाद में यहाँ से वो एमी के साथ चली जाती है जहाँ पर जाओ कॉल लगा लेता है अपने डिटेक्टिव को और उन दोनों के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी, किम और एमी लिविंग एरिया में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर जेनी एमी से पूछ रही थी कि आखिर उसे पासवर्ड कैसे पता चला एंड एमी यहाँ पर बता देती है कि ये तो मुझे डैडी ने बताया। तो फिर यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि हाँ मैंने ही बताया था, मैं तो बस यहाँ पर गेस करना चाहता था कि आखिर 1 बिलियन का पासवर्ड ये हो सकता है या फिर नहीं, और ये बात तो सच निकली। जेनी बोलती कि तो फिर तुम क्यों अंदर नहीं आए और तुमने एमी को क्यों ये सब बताया। किम कहता कि वो एक्चुअली तुम बार बार मुझ पर गुस्सा करती हो, तो मुझे लगा कि अंदर आकर मैं ये सब करूँगा और पासवर्ड अगर गलत निकला तो तुम मुझे डांट लगा दोगी। जेनी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड किम खुशी के मारे यहाँ पर उसे गालों पर किस कर देता है जहाँ पर जेनी तो पूरी की पूरी ही स्टॉप हो जाती है। एंड यहाँ पर एमी भी कहती है कि देखा डैडी आपसे कितना लव करते हैं एंड वो भी यहाँ पर उसे गालों पर किस करती है। बाद में यहाँ पर एमी को लेकर जेनी चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी होती है अपने बेडरूम में और साथ साथ यहाँ पर किम भी उसका इंतजार कर रहा था जहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है। एंड यहाँ पर मॉर्निंग में उठते ही जेनी का फुल बॉडी पेन शुरू हो जाता है। इतने में यहाँ पर जेनी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उसे किम के बारे में कुछ बातें बता रहा था, बट यहाँ पर जेनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पर किम बाहर खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहा था। फिर कॉल कट कर होने के बाद यहाँ पर वो अंदर आ जाता है ये कहते हुए कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जेनी सरप्राइज हो जाती है, कहती कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है, अब तो जाकर तुम्हारे खाने को देख नहीं पड़ेगा। एंड वो दोनों यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। जेनी यहाँ पर डाइनिंग टेबल को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। किम कहता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे टेस्ट करेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसे बनाया हुआ है। जेनी यहाँ पर टेस्ट कर बताने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। किम यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं बेड में ज़्यादा अच्छा हूँ या फिर किचन में। ये बात सुनकर यहाँ पर जेनी को तो खांसी आने लग जाती है और वोट कर जाने लगती है। किम कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जेनी कहती है कि कुछ भी बोलना बंद करो एंड वो ब्लश करते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं किम के लिए फ़ोन लेने के लिए एंड यहाँ पर जेनी अपने कार्ड से किम के लिए पे करती है। फिर यहाँ पर जेनी किम को बताने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर इमरजेंसी कॉल में भी अपना नंबर सेव कर लिया है, तो कुछ भी होता है तुम तुरंत ही यहाँ पर मुझे कॉल करोगे। एंड जैसे यहाँ से वो जा रहे होते हैं जेनी को यहाँ पर उसी क्लासमेट मिल जाती है मिनी, जो कि कहने लगती है कि सभी लोग यहाँ पर मिले हुए हैं और सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करें, तो चलो हमारे साथ में। एंड यहाँ पर से वो जेनी को लेकर चली जाती है जहाँ पर जेनी किम को वहीं पर इंतजार करने के लिए कहती है। एंड जेनी के वहाँ से तुरंत जाते ही किम किसी को तो कॉल लगा लेता है जहाँ पर वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट ही होता है। तो फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसकी आवाज़ को सुनते ही पहचान जाता है। कहता है कि मुझे पक्का उम्मीद थी कि आप यहाँ पर एक दिन मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। बाद में यहाँ पर किम उसे 5 साल पहले बात के बारे में बताने लग जाता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। तो असिस्टेंट कहता है कि इस पर तो मुझे पूरा शक है एंड मेरा ज़्यादा शक आपके भाई जाओ की ओर जा रहा है। किम कहता है कि तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें उस सस्पेक्ट का फेशियल फीचर के बारे में भेज दूँगा, जिसके बाद भी यहाँ पर तुम उसके फेशियल फीचर्स की मदद से उसका एक ड्राइंग ड्रॉ करोगे एंड हम कैसे ना कैसे करके तो उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे, जिस वजह से हमारे पास प्रूफ भी आ जाएगा कि ये मर्डर करने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि जाओ ने की है। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं इस काम पर तुरंत ही लग जाऊँगा। साथ साथ यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए कहता है जहाँ पर किम मुझसे बता दे कि नहीं मैं फ़िलहाल अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ में रह रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। एक बार ये मामला खत्म हो जाए और उसके बाद यहाँ पर मैं सारा का सारा आइडेंटिटी ओपन कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर मिनी जेनी को लेकर क्लब के एरिया में आ जाती है जहाँ पर वो सभी लोग जेनी को देखकर उल्टा सीधा बोलने लग जाते। कहते कि अरे वाह
देखो यहाँ पर कौन आया, हमारे स्कूल की ब्यूटी प्रिंसेस, जो कि सिर्फ नाम की ब्यूटी थी लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर वो लोग एक एक कर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते कि लगता है यहाँ पर तुम हम सबसे बहुत ज़्यादा दूर होना चाहती थी, क्योंकि ताकि हमें पता ना चल सके कि तुम्हारा एक शुगर डैडी है। जेनी कहते कि हाँ, तुम सबको ये बात कैसे पता चली, और मैंने जो कपड़े पहने हैं, ये हमस का बैग है, वो सब कुछ उसी ने मुझे दिलाया है। उस वजह से एक क्लासमेट बोलने लग जाते कि आखिर तुम हमारे साथ इतना रूडली क्यों बात कर रही हो, और तो तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी, तुम्हारी फैमिली भी। उसके बाद तो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्यूशन का फीस भी पे करने के लिए था ही नहीं, और तुम हमारे साथ ऐसे बात कर रही हो। यहाँ पर जब वो लोग जेनी को बुली कर रहे होते तब जेनी को यहाँ पर चक्कर आ रहा था, एंड मिनी यहाँ पर उन सभी को सुनाने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो जेनी को लेकर बैठने लगती है, जहाँ पर वो लोग बैठ के बातें करने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ पर 3 चमचों को देखते हैं जो कि आपस में प्लानिंग करते हुए जेनी के पास आ जाते हैं। ये कहते हुए कि हमें माफ़ कर देना और अब हम सब मिलकर ड्रिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेनी ड्रिंक करने लग जाती है, वो अपने सेंसेस में होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस ड्रिंक में ऑलरेडी कुछ मिला दिया गया था। इतने में यहाँ पर उसके फ्रेंड मिनी को किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आने लग जाता है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर वो तीनों पर भरोसा करते हुए जेनी को उनके हवाले छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तीनों किसी को तो कॉल करके यहाँ पर बुलाती है, जिसका नाम जी होता है। एंड जी यहाँ पर एक साइकोपैथ था, जिसे जेनी बड़े टाइम से पसंद थी, पर यहाँ पर जेनी को जी बिल्कुल नहीं पसंद था। वो तीनों तिगड़ियाँ मिलकर उसे कहने लग जाती कि देखा, हमें पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी प्यार करते रहोगे, इसलिए यहाँ पर जैसे इसने ड्रिंक करना शुरू किया, हमने यहाँ पर तुम्हें बुला लिया ताकि तुम इसका ध्यान रख पाओ। एंड बाद में यहाँ पर जी जेनी का गलत फ़ायदा उठाने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, बट यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। फिर इतने में यहाँ पर हम किम को आते हुए देखते, जहाँ पर वो तीनों लड़के को धक्का मारकर यहाँ पर आ जाता है सी के पास में, और तो यहाँ पर जेनी उससे सॉरी बोलने लग जाती है। किम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से जा सकती हो, बाकी की सारी चीज़ें मैं खुद तक कर लूँगा। एंड यहाँ पर वो उससे रिवॉर्ड मांगने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे गाल पर किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। जी कहता है कि तुम होते कौन हो यहाँ पर हमारे क्लासमेट्स के बीच में दखलंदाजी करने वाले। किम कहता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। एंड यहाँ पर किम अपनी रियल आइडेंटिटी उन्हें बताता है, जहाँ पर वो गार्ड्स तो वहीं से ही भाग जाते। साथ साथ वो तीनों लड़कियाँ नील डाउन कर माफ़ी मांगती है। एंड किम यहाँ पर एक बॉटल को उठाते हुए जी के सर पर ही पटक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वुमन को टच करने की और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर उन तीनों चमचियों और उन जी को ठिकाने लगाने के लिए बोल देता है। एंड इस बार 100% श्योरिटी हमें तो मिल ही जाती है कि किम की याददाश्त वापस आ चुकी है, एंड वो बस फिलहाल यहाँ पर नाटक कर रहा है अपने एम को और अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जेनी बाहर होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड मिनी आकर उसे माफ़ी मांगने लगती है और तो बताती है कि बाहर तुम्हारा वो इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जिसका नाम मुझे तो याद नहीं है, बट जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना वो अंदर क्या चला गया, और मुझे माफ़ कर देना कि मैं उन तीनों को तुम्हारे हवाले कर आ गई। जेनी बोलती कि तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मिनी बताती कि उसी ने तो मुझे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी फ्लैश करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ से मिनी चली जाती है, जहाँ पर किम बाहर आता है। एंड जेनी ऐसा करने लगती है कि जेनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रंक कर चुकी है और यहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है और वो चल भी नहीं पा रही है। एंड यहाँ पर से किम उसे उठाते हुए ले जाने लग जाता है। दूसरा हम यहाँ पर एमी को देखते हैं, जो कि सोने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थी और यहाँ पर असिस्टेंट उसे सुलाने की बड़ी कोशिश कर रहा था। एमी बोलते कि जब तक यहाँ पर मुझे किसेस नहीं मिलेंगे मैं नहीं सोने वाली हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है मैं आपको किसेस देता। एमी कहती कि मेरा मतलब है मेरी मॉम डैड जब तक मुझे किस नहीं देते मैं नहीं सोने वाली हूँ। और यहाँ पर वो दौड़ते हुए अपनी मम्मा की रूम में चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है आप यहाँ पर इंतज़ार करिएगा, मैं नीचे आपका वेट करूँगा। और तो यहाँ पे वो ड्रावर में से किसी चीज़ को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखती है असिस्टेंट भाग कर आकर उस चीज़ को वापस ड्रावर में रख देता है। और यहाँ पर एमी उस चीज़ के बारे में पूछने लग जाती है। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो छोटी सी बच्चे को इस चीज़ के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो वो उसे कह देता है कि तुम्हारी मम्मा की यूज़ के लिए, ताकि यहाँ पर कोई बेबी ना आ पाए। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट के जाने के बाद न जाने उस बच्चे का दिमाग इतना कैसे चलने लग जाता है, जहाँ पर वो निडल को लेकर उसमें होल करने लग जाती है। पर इसके बाद में यहाँ पर किम जेनी को लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर जेनी धीरे धीरे कर होश में आने लग जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है। साथ साथ वो उसे ये पूछते कि अगर तुमने मिनी को ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। किम ने कहा कि इसे मैंने गलत क्या कहा है, एमी मेरी बेटी है तो मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
और तन यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और वो भी जाओ के अगेंस्ट, एंड यहाँ पर वो लोग जाओ से क्लियरेंस दे रहे थे कि आपके बड़े भाई के जाने के बाद ही कंपनी आपके नाम पर हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर बिजनेस टैक्सीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाता है। और जब से आप इस कंपनी में आए हो तब से इस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। यहाँ पर जाओ तो उन सभी पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हैं कि डाउनफॉल आ गया है तो उसमें मेरी क्या गलती है, तुम सब काम ढंग से नहीं कर रहे हो, एंड वो वहाँ से उन सभी को बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उस लड़की यानी कि जेनी और उसकी बेटी एमी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वजाओ को झूठी इन्फॉर्मेशन भी देता है कि किम अभी दुनिया में नहीं रहा है और किम को ढूंढने की कोशिश अब हमें बंद कर देनी चाहिए ताकि यहाँ पर वो अपने बॉस किम को सेव कर सके। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट मिया के साथ में होता है, एंड यहाँ पर वो 5 साल पहले बातें उसे बता रहा होता है। मिया कहती कि मुझे तो अभी भी डाउट जाता है। जाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आखिर उसका असिस्टेंट मेरे साइड से क्यों बातें कहेगा, मुझे तो लग रहा है कि जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं किम छुपा हुआ है, जो कि इसका जल्द से जल्द मैं पता लगा ही लूँगा जब तक मुझे उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जहाँ पर उसका फ्रेंड आकर उसे उस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाता है कि जिस दिन यहाँ पर कोई इंसान एमी को टक्कर मारने वाला था बट उस दिन यहाँ पर किम को टक्कर लग गई थी, तो वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाता है एंड उसे रियश्योर करता है कि हम इस इंसान को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि जेनी को वॉइस नोट भेज रहा होता है, ये कहते हुए कि लास्ट नाइट तो मैंने तुम्हें बड़ा इंप्रेस किया था तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं गिफ्ट डिजर्व करता हूँ। एंड यहाँ पर जेनी फुल वॉल्यूम में कर वो अपने ऑफिस में सुन रही होती है जहाँ पर उसका फ्रेंड तो हंसने लग जाता है एंड जेनी यहाँ पर शर्माने लग जाती है और उसका फ्रेंड बोलता है कि अब नाटक करना बंद करो, तुम एक वुमन हो एंड यहाँ पर लड़कों को अच्छे से पता है कि आखिर तुम्हारा दिल कैसे पिघलाया जा सकता है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपने फेवरेट किम को टेक्स्ट कर देती है ऑडियो मैसेज भी कि हाँ तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आऊँगी। जिसके बाद में यहाँ पर किम हंसने लग जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, जहाँ पर असिस्टेंट भी अपने कामों में लग जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर एमी को देखते हैं जहाँ पर उसी ग्रैंड मम से मिलने के लिए आई हुई होती है एंड यहाँ पर वो एमी के साथ बड़े अच्छे से रहने का नाटक कर रही थी, बट यहाँ पर एमी को उसकी रियलिटी पता होती है। लेकिन हम यहाँ पर एमी के बालों को नोटिस करें तो वो अचानक से इतने बड़े हो गए थे, न जाने उसके बालों का राज होगा क्या। बाद में यहाँ पर अपने ग्रैंड मम से पूछने लग जाते कि आखिर आप मेरी मम्मा पर इतना चिल्लाती क्यों हो और उन्हें इतना हेट क्यों करती हो। आंटी यहाँ पर कहते कि देखो बेटा तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर लो, तुम्हें भी अगर मुझे हेट करना है तो कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ और तुम्हें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एमी जोर से चिल्लाने लग जाती है जहाँ पर के भागते हुए आता है एंड एमी को उठा लेता है एंड आंटी से कहने लग जाता है कि आखिर आप चाहती क्या हो। आंटी कहती कि मैंने इसे मारा वारा नहीं है, तुम्हारी बच्ची खुद ब खुद यहाँ पर चिल्लाए जा रही थी, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है। एंड किम वहाँ से आंटी को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में एमी बोलने लग जाती है कि मुझे मेरी ग्रैंडमा बिल्कुल नहीं पसंद है। किम कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे बालों को क्या हुआ। एंड यहाँ पर वो उसके सर से उस नकली बालों को हटा देता है जहाँ पर एमी हंसने लग जाती है एंड हमें भी यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिर एक दिन में एमी के बाल इतने लंबे कैसे हो गए थे। दूसरे यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा यानी कि वांटी जा रही होती है जहाँ पर हान से कहते हैं कि आपने अपना मिशन अकम्प्लिश किया भी है या फिर नहीं। एंड आंटी यहाँ पर उसके हेयर के सैंपल देने लग जाती है ताकि वो लोग यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा पाए। अब यहाँ पर राज की बात तो ये होती है कि आंटी ने उसके नकली बालों का सैंपल लिया था या फिर असली बालों का सैंपल लिया था। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को जो कि यहाँ पर उसे घर के बाहर गिफ्ट लेकर आ गया था एंड यहाँ पर वो किम को कॉल लगाया जा रहा था, बट यहाँ पर किम अपनी प्यारी सी डॉटर एमी के साथ हंसने और खेलने में बिजी था। इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस सी कार बाहर आती है जिसमें से जेनी बाहर आती है एंड यहाँ पर उससे देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो एयू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। और तो यहाँ पर वो जेनी को कोई बहाना दे भी नहीं पा रहा था। जेनी उसे देखकर बोलने लग जाती है कि तुम मुझे देखे जैसे किसी यूँ लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ की डिलीवरी करने आए हो। तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथ से वो पार्सल को लेने लग जाती है, बट इतने में यहाँ पर किम और एमी आ जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर एमी अपनी मम्मा को लेकर अंदर क्या चली जाती है। किम असिस्टेंट से बोलता है कि कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हुई ना। असिस्टेंट कहते कि नहीं, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मुझे कहीं तो देखा है, पर यहाँ पर मैंने उन्हें स्ट्रांगली डिनाई कर दिया कि हम तो पहले कभी मिले ही नहीं है। किम कहता है कि हाँ,
और नेक्स्ट टाइम से खुद यहाँ पर डिलीवरी पर्सन का काम करने के लिए बताना, वरना तुम मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दोगे और मेरा भाई जाओ मुझे ढूंढ निकालेगा। बाद में यहाँ पर वो उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है कि सीसीटीवी पर हम अभी फोकस कर रहे हैं ताकि हम उस गाड़ी के नंबर प्लेट की मदद से उस ओनर का पता तक लगा सके। बाद में यहाँ पर किम भी अंदर क्या चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी केक को कट कर रही होती है एंड किम को बुला रही थी। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है उसके लिए गिफ्ट को लेकर एंड कहता कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। जेनी बोलती कि तुम इतने बड़े हो गए हो जो कि तुम मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए हो, क्योंकि जेनी के दिमाग में अभी भी किम का ब्रेन वाला फंक्शनल चीज़ ठीक नहीं हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर वो अभी भी उसे एज ए गिफ्ट डिमांड आ रही है। बाद में यहाँ पर वो उस नेकलेस को देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि ये तो बहुत महंगा होगा। किम कहता है कि नहीं ये तो नकली है, माफ़ कर देना मैं तुम्हें रियल वाले डायमंड्स नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन असल में वो यहाँ पर टॉप क्लास डिज़ाइनर के टॉप क्लास और सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है। जेनी कहते कि इसमें क्या हुआ, मुझे ये बहुत पसंद आया है। हमें यहाँ पर भाव को नहीं बल्कि मन के भाव को देखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एमी और असिस्टेंट बड़े खुशी खुशी यहाँ पर उन्हें चुपके चुपके से देख रहे होते हैं और यहाँ पर किम जेनी को वो नेकलेस भी पहना देता है, जिसके बाद यहाँ पर जेनी उसे केक टेस्ट करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर किम को जेनी के मॉम की बातें याद आ रही थी कि एक दिन यहाँ पर जेनी तुमसे तंग आ जाएगी, तुमसे पक जाएगी और तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। दूसरा यहाँ पर जेनी के फेस पर विप क्रीम लगा होता है। किम कहता है कि रुको मैं तुम्हारी अभी हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर वो उसे किस करते हुए उस क्रीम को निकालने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर असिस्टेंट तुरंत यहाँ पर एमी की आंखों को बंद कर देता है। एमी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भाई बहन आएंगे। असिस्टेंट बोलता है कि हो सकता है। एंड यहाँ पर एमी के मन में चल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर 100 भाई और ब्रदर को ला कर ही रहूँगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उसके भाई हान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जाओ से मिलने के लिए आया हुआ होता है। एंड यहाँ पर वो जाओ को हेयर की सैंपल दे रहा था। इसका मतलब ये है कि जाओ को एमी पर शक है कि कहीं यहाँ पर एमी उसके भाई किम की बेटी ना हो, इस वजह से यहाँ पर उसने हेल्थ सैंपल्स को मंगाया था। साथ साथ यहाँ पर मियाँ से बोलने लग जाती है कि क्यों ना तुम उसे एक बार किम की तस्वीर दिखा कर देखो। हान यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मिस्टर किम तो बहुत ऊँचे पोजिशन पर है और वो जो लड़का उनके साथ रह रहा है वो तो एकदम बुद्धू इंसान ही है, हम उन दोनों को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। एंड यहाँ पर से वो फोटो को देखे बिना वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स आ जाते हैं, जहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं, यानी कि किम जो है वो एमी का डैड नहीं है। एंड यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि आंटी ने तो यहाँ पर उसके फेक हेयर का सैंपल लिया हुआ था। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को और उसके फ्रेंड को, जहाँ पर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें रग रग से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें किम में इतनी खास बात कौन सी लगी। जेनी उसे समझाने लग जाती है कि किम एक नॉर्मल पर्सन है, बाय हार्ट वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और ट्रस्टवर्दी और लॉयल इंसान है। भले ही यहाँ पर वो नॉर्मल मैन की तरह वर्क ना करता हो, बिजनेस ना करता हो, ना ही पैसे अर्न करता हो, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ जो वो है उसके लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उन सभी को एक ऑक्शन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेनी उस असिस्टेंट को देखकर पहचान जाती है। और यहाँ पर असिस्टेंट बड़ी ही प्रॉब्लम में पहुँच जाता है। वो ऐसा एक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो जेनी को जानते ना हो। जेनी कहती है कि झूठ मत बोलो, लास्ट टाइम भी मैं तुम्हें देखा था और इसके पहले भी मैंने तुम्हें उस इवेंट में देखा हुआ था। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट बहाने मारने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ऑक्शन के लिए बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर जो असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि आखिर ये लड़की नेकलेस के बारे में क्या बात कर रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि वो जेनी को बिल्कुल नहीं जानता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जेनी उसे इस तरीके से की बात कर रही है। फिर बाद में इस ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ऑक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ आई हुई होती है, जो कि एक AI इफेक्टिव रोबोट होता है। तो फिर यहाँ पर जाओ बेटिंग लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर जेनी भी उसके अगेंस्ट बेटिंग लगा रही होती है। एंड ऐसा करते करते वो लोग 100 मिलियन तक पहुँच जाते हैं। एंड जेनी यहाँ पर बेटिंग को स्टॉप कर देती है, बट उसकी बेटी यहाँ पर नहीं रुकती, यानी कि एमी अपनी बेटिंग को शुरू कर देती है और सीधा 2 बिलियन बोल देती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और धन यहाँ पर जेनी तक एमी से कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता है 2 मिलियन कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। वो कहते कि 2 बिलियन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप बस देखते जाओ। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग जाओ को समझा रहे होते कि हमारे पास 2 बिलियन से ज़्यादा पैसा नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2.1 बिलियन बोल सकते हो, लेकिन इधर की वापस से यहाँ पर उसको 4 बिलियन कर देगी। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एमी को उसके डैडी यानी कि किम ने ही सिखाया हुआ होता है कि जैसे ही यहाँ पर वो अंकल बेटिंग लगाएंगे तुम उनका डबल प्राइस बोलती जाना, और अगर तुम्हें लगे कि प्राइस ज़्यादा हो चुका है तो तुम वहीं पर रुक जाना। दोस्तों यहाँ पर इम्पल्सिव होकर जा उस चीज़ का प्राइस 5 बिलियन बोल देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव है। एंड फिर बाद में यहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है जाओ को, जहाँ पर जाओ जैसे पेमेंट करने के लिए जाता है वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है, और तो यहाँ पर वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर वो उस चीज़ को टेस्ट करने लग जाता है,
वो चीज़ से डिफेक्टिव निकल जाता है। तो यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम जेनी और एमी पर डालना शुरू कर देता है। जेनी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मेरी बेटी के ऊपर उंगली भी मत उठाना, और ऐसे भी लगता तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर तुमने ही 5 बिलियन पर डील को क्लोज किया था, हमारे पास तो 2 बिलियन तक थे, इसलिए हम डील कर रहे थे। अब 5 बिलियन से ज़्यादा है नहीं तो हम डील क्यों ही करेंगे, और इसमें गलती तुम्हारी है। अगर 5 बिलियन नहीं है तो फिर यहाँ पर ऑक्शन में ये प्राइस को बोलना नहीं चाहिए था। बाद में यहाँ से वो लग जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी बाहर चली आती है, जहाँ पर वो एमी से पूछने लगते कि आखिर किसने तुम्हें ये सब सिखाया। एमी वापस यहाँ पर से अपने चैट का नाम लगाने लग जाती है, जहाँ पर जेनी किम को बोलने लग जाते कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। किम बोल रहा होता है कि मैं तो बस उस इंसान के पैसे वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि उस दिन यहाँ पर उसे तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। जेनी बोलते कि बात तो तुमने सही कहा, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट होने लग जाओगे। एंड यहाँ पर वो बहाना मारकर इस बातों को टाल देता है। एंड यहाँ पर किम का एम सिर्फ एक ही होता है कि यहाँ पर जाओ के पास जितने भी पैसे बचे हुए हो वो उन्हें भी खत्म कर दे। दूसरा यहाँ पर जाओ सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर उस असिस्टेंट पर डाल रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम अभी भी किम का साइड ले रहे हो। असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब यहाँ पर उस बच्ची ने 2 बिलियन की बेट लगाई थी तब मैं भी तो आपको समझा रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2.1 बिलियन बोल सकते, लेकिन आपने इम्पल्सिव थॉट को पहले रखा और खुद 5 बिलियन बोल दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपको रोकने की अपनी पूरी कोशिश की थी, बट आप ही ने मेरी बातों को नहीं माना था। एंड जाओ यहाँ पर से गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि अब उसने कंपनी के 5 बिलियन गवा दिए, तो फिर उसे ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बतानी होगी। एंड यहाँ पर वो लोग जाओ के ऊपर बड़ा गुस्सा करने लग जाते। जाओ ने समझा रहा था कि मैंने ये इम्पल्सिवनेस में आकर नहीं किया, मैंने सोच समझ कर ये किया, फ्यूचर में जाकर हमें बहुत प्रॉफिट होगा। वो लोग यहाँ पे बोलने लग जाते हैं कि प्रॉफिट की बात तो दूर की है, वो एआई सिस्टम तो काम भी नहीं करता है, तुम क्या हमें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर किम को तुम्हारे हवाले इस कंपनी को करना ही नहीं चाहता, और वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते, जहाँ पर जाओ गुस्से में आकर उन्हें कह देता है कि अगर तुम यहाँ पर जॉब करनी है तो करो, वरना अपना रेजिग्नेशन मेरे डेस्क पर छोड़कर जा सकते हो, मैं उसे खुशी खुशी साइन कर दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम जेनी और तर किम को एक डेट पर देखते हैं, जहाँ पर किम ने इस डेट को घर पर ही ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। एंड यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था, जहाँ पर जेनी उसे शादी के लिए प्रपोज कर रही होती है, और तर यहाँ पर किम ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरा यहाँ पर एमी अपने कार के साथ खेल रही थी, और इतने में यहाँ पर वो टेबल के नीचे से एक पेपर को पाती है, तो फिर तुरंत ही यहाँ पर वो पेपर को देखकर अपने असिस्टेंट को बुलाने लग जाती है, यानी कि अपनी मॉम के असिस्टेंट को। और यहाँ पर वो उस पेपर को देखकर असिस्टेंट यहाँ पर जेनी को कॉल लगा देता है, जहाँ पर जेनी भागते वहाँ पर आ जाती है। किम को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे उस एग्रीमेंट को दे देता है, एंड जेनी यहाँ पर ऊपर अपने बेडरूम में चली जाती है। किम यहाँ पर असिस्टेंट को उस एग्रीमेंट के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन असिस्टेंट कुछ बताता नहीं है, कहता है कि मैडम की प्राइवेसी है, अगर आप मैडम से खुद पूछ लोगे तो बेटर होगा। किम कहता है कि लगता तुम्हें पता नहीं है, मैंने आज ही तुम्हारे मैडम को शादी के लिए प्रपोज किया, और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले, तो फिर तुम मुझे ये बात तो बता ही सकते हो। वो उसे साफ साफ मना कह देता है, कहता है कि अगर शादी होने वाली है तो ज़रूर मैम आपको ये बात खुद सामने से बता देंगे, तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर वो ऊपर की ओर चला जाता है, जहाँ पर जेनी उस एग्रीमेंट को देख रही होती है। एंड इस एग्रीमेंट पर यहाँ पर जेनी का सिग्नेचर और उसके डैड का सिग्नेचर होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एंड ये बात बहुत पहले की होती है, जहाँ पर उसके डैड की कंपनी और फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, तभी यहाँ पर किसी ने और तो उनकी बहुत मदद की थी, और तो यहाँ पर अंकल ने उसकी शादी उसी इंसान के साथ में फिक्स करवा दी थी, जहाँ पर वो एग्रीमेंट उसी चीज़ का प्रूफ होता है। एंड जेनी को समझ आ जाता है कि उसी इंसान ने उसकी बहुत मदद की थी, तो फिर यहाँ पर वो उस इंसान को गूगल पर सर्च करने लग जाती है। बट यहाँ पर लगता है उस इंसान के बारे में किम को पता होता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर जेनी को आकर बातों बातों में बहलाने फुसलाने लग जाता है, जहाँ पर जेनी तुरंत ही उस पेपर्स को छुपा देती है। किम कहता है कि तुम टेंशन में लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखूँ। जेनी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वो वॉशरूम में चली जाती है चेक करने के लिए कि आखिर वो पर्सन कौन है, लेकिन यहाँ पर उसे उसकी तस्वीर कहीं पर भी नजर नहीं आती है। दोस्तों यहाँ पर किम को देखते, जो कि उस एग्रीमेंट को देख लेता है, और तर यहाँ पर किसी और का नाम नहीं बल्कि किम का पूरा रियल नेम लिखा हुआ होता है, जिससे किम समझ जाता है कि जेनी को अब मेरे बारे में बहुत जल्दी पता लग जाना चाहिए, पर इतनी जल्दी मैं उसे पता लगने नहीं दूंगा, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ होता है, और उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि अब आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किम तो ऑलरेडी मर चुका है। कंपनी तो आपके नाम है ही, लेकिन सारे के सारे प्रॉपर्टी ये डैड जो है आपके नाम करवाने वाले हैं। और यहाँ पर जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी अपने असिस्टेंट से मिलती है,
जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इस इंसान के बारे में पूछने लग जाती है। असिस्टेंट कहते कि लगता है आपको पता नहीं है, उस इंसान की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। ये बात को सुनते यहाँ पर जेनी शॉक सी हो जाती है। कहते कि मुझे उस इंसान की शक्ल भी नहीं याद है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, क्योंकि उनकी मौत के बाद ऑनलाइन से सारी के सारी फोटोज और सारी चीज़ें डिलीट करवा दी गई थी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। बाद में यहाँ पर जेनी को बहुत बुरा लगने लग जाता है उस इंसान के लिए, तो वो यहाँ पर उस इंसान के लिए एक मेमोरियल बनाने के लिए कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर हम किम को देखते जो कि एमी के साथ में था, एंड यहाँ पर उसे एमी एक रिंग दे देती है। ये कहते हैं कि आप मेरी मम्मा को इसे प्रपोज कर सकते हो। एंड यहाँ पर किम को रात की बात याद आ रही थी जहाँ पर वो लोग शादी की बात तक तो पहुँच गए थे, पर यहाँ पर जेनी नहीं शादी की बात को मुकरा दिया, ये कहते हुए कि माफ़ कर देना, मैंने इम्पल्सिवनेस में आकर तुम्हें शादी के लिए कह दिया, बट ऐसा कोई इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं शुरुआत से यहाँ पर मैरिज के अगेंस्ट थी। दोस्तों यहाँ पर जेनी आ जाती है, जिसके बाद में उसके हाथ से वो बैग लेकर किम लिविंग एरा में आ जाता है और उसके हाथ में मेमोरियल आ जाती है। और ये एक वुडन का एक स्टील चिंग होता है जिससे बनाया जाता है उस इंसान के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उनकी यादों के लिए वो लोग इसे अपने घर पर सजा कर रखते हैं। किम अपने इस मेमोरियल को देखकर खुद शॉक हो जाता है। इतने में यहाँ पर जेनी आती है जो कहती है कि हाँ, मुझे उस इंसान की बड़ी फिक्र है, उससे मेरे डैड को बहुत सपोर्ट किया है और मुझे भी, इस वजह से मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ और अब हम इसे हमारे घर पर ही रखेंगे। अब यहाँ पर किम कैसे जेनी को समझाए कि वो वही इंसान है जो कि मरा हुआ नहीं है। फिर इसके बाद में हम सभी को पता चलता है कि किम और जाओ के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और यहाँ पर उसके डैड की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जाओ का ही हाथ होता है। फिर बाद में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है जहाँ पर जाओ सभी को उसके डैड के विल को बता रहा था कि उसके डैड चाहते हैं कि उसके डैड के जाने के बाद सारी की सारी कंपनी, शेयर्स, प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हो जाए जाओ के नाम पर। सभी लोगों को यहाँ पर एविडेंस चाहिए था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए लिखी हुई है। साथ साथ हम यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अब जाओ के साथ बिल्कुल नहीं होता, एंड यहाँ पर जाओ को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। वो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो। असिस्टेंट कहते किया, मैं यहाँ पर अपनी होश और आवाज़ में हूँ एंड मैं यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर अंकल ने लिखी ही नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट है। आखिर वो एक कंपनी इस नाम पर क्यों करवाना चाहेंगे जो इंसान हमेशा से फेल होता हुआ आया है। बाद में यहाँ पर जॉन सभी से कहने लग जाता है कि असिस्टेंट ठहरा किम का, तो फिर वो किम का ही साइड लेकर ना, एंड लगता है यहाँ पर ये मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर मारने आया है, इस वजह से ये ऐसी बातों को कहा जाए। फिर हम यहाँ पर जेनी को भी देखते जो कि इसी कॉन्फ्रेंस में होती है क्योंकि इस कंपनी में उसी का इक्वल शेयर जो होता है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है जाओ को गिरफ्तार करने के लिए। जाओ को समझ नहीं आ रहा होता एंड यहाँ पर पुलिस उसे कार एक्सीडेंट के बारे में बताने लग जाती है। जाओ यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि वो तो 5 साल पहले की बात थी और मैं आखिर अपने भाई को मारना क्यों चाहूँगा। इतने में यहाँ पर उसका भाई किम आ जाता है, ये कहते हुए कि आज तुम जिस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हो ना, बस उसी रीज़न की वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो। जेनी यहाँ पर किम को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर किम यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड यहाँ पर वो सभी के सभी लोग किम को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो लोग एक भूत को देख रहे हैं या फिर इंसान को। बाद में यहाँ पर किम जेनी से कहने लग जाता है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बट यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर किम अपने जाओ की खबर लेने लगता है। जाओ कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने उस एक्सीडेंट को अंजाम दिया है। किम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पुलिस के पास मैंने सारे के सारे एविडेंसेस को भेज दिया, तो फिर यहाँ पर तुम मुझे सीधा कोर्ट में या फिर जेल में मिलने वाले हो। तो इसके बाद में यहाँ पर जाओ और तो उसका राइट हैंड इंसान दोनों के दोनों ले डाउन कर माफ़ी मांगते, बट यहाँ पर किम उन्हें माफ़ नहीं करता और पुलिस आज उन्हें ले चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जेनी बड़े गुस्से में बाहर खड़ी होती है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी को जानते ही डर लगने लग जा रहा है। जेनी कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तो यहाँ से वो लोग जाने लग जाते। एमी कहती कि डैडी को तो आने दो और यहाँ पर वो एमी को उसे डैडी बुलाने से मना कर देती है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। वो सभी लोग यहाँ पर किम के आने की बहुत खुशी में रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग किम को ये कहने लग जाते हैं कि अगर आप इतने साल से जिंदा थे तो फिर आपने अगर अपने भाई को सबसे पहले कन्फ्रंट क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से हमें यहाँ पर 10 मिलियन का लॉस हो चुका है। किम कहता है कि आप सब टेंशन मत लीजिए, इस लॉस को मैं यहाँ पर 1 दिन के अंदर ही रिकवर कर देने वाला हूँ और मैं अपने 100 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट को वापस से शुरू करने वाला हूँ। जिसके बाद में सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर किम मिस्टर वैंग के पास चले जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। मिस्टर वैंग यहाँ पर उसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर उन्हें डाउट जा रहा होता है। किम यहाँ पर उसे गारंटी देता है कि ये प्रोजेक्ट एकदम सही सलामत होगा एंड इसकी चिंता आपको लेने की ज़रूरत नहीं है एंड इस कॉन्ट्रैक्ट का रीस्टार्ट हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि सामान को पैक कर रही होती है। एमी कहते हैं कि आखिर हम डैडी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेनी बोलते कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे डैडी ने तुमसे झूठ बोला है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है।
एमी कहती है कि जो कुछ भी हो जाए वो मेरे डैडी है, मैं उनसे ज़्यादा टाइम तक गुस्सा थोड़ी ना रह सकती हूँ, और ये सभी चीज़ उन्होंने जानबूझकर थोड़ी ना की है। जेनी भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है, फिर भी यहाँ पर वो पैकिंग कर रही होती है। एमी कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, मैं अपने डैडी के साथ रहूंगी। जेनी उसे कहती है कि ध्यान से देखो, ये हमारे कपड़े नहीं तुम्हारे डैडी के कपड़े, अगर कोई घर से जाएगा तो वो है, आखिर हम क्यों घर छोड़ कर जाए। फिर बाद में यहाँ पर किम अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि हमें कुछ लगेज बाहर मिले हैं, और वो बताता है कि वो किम के लगेज है, और किम समझ जाता है कि जेनी नहीं चाहती कि वो उसके साथ में रहे। फिर बाद में यहाँ पर किम चला जाता है जेनी से मिलने के लिए, जहाँ पर जेनी का असिस्टेंट उसे अप्रोच कर रहा होता है एंड कहते हैं कि प्लीज़ आप एक बार सर को एक मौका तो देकर देखिए, वो ऐसे पत्थर दिल इंसान बिल्कुल नहीं है और उनके इंटेंशंस गलत नहीं हो सकते। यहाँ पर एमी भी उसे समझा रही होती है। जेनी अपने असिस्टेंट को साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो जाओ जाकर उसके लिए काम करो, तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों हो। एमी कहती कि मम्मा आपको बात नहीं गई तो जाने दो, लेकिन मैं यहाँ पर डैडी से बात करके रहूँगी। एंड बाहर वो अपने डैडी से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम किम के हाथ में वो मेमोरियल को देखते हैं जो कि उसी का होता है। और तब यहाँ पर जेनी और असिस्टेंट कान लगाकर उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, जहाँ पर किम एमी से माफ़ी मांग रहा होता है। एमी कहती है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। किम यहाँ पर प्लानिंग कर रहा होता है कि यहाँ पर हम तुम्हारी मम्मा को कैसे मनाएंगे। साथ साथ यहाँ पर वो उस दिन के बारे में बताने से मना कर देता है, जिस दिन यहाँ पर एमी को टक्कर लगने वाली थी, लेकिन वो बीच में आ गया था, क्योंकि अगर जेनी को पता चला तो जेनी यहाँ पर उसे बड़ा सुनाएगी कि तुम भी वहाँ से नहीं हट सकते थे। एंड जेनी इन बातों को सुनकर यहाँ पर उसे अंदर बात करने के लिए बुलाने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो कहती है कि मेमोरियल का क्या अब मेरे सर पर मानोगे। एंड किम यहाँ पर जगह ढूंढते हुए उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जेनी कहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए। किम यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो वही इंसान है जहाँ पर उसने उसकी डैड की मदद की थी और उसके बदले में यहाँ पर उसने तुमसे शादी की थी। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करते आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे इस मैरिज से अग्री करोगी भी या फिर नहीं। और ये बहुत पहले की बात थी, जहाँ पर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डैड का भी एक्सीडेंट हुआ था। जैसे कि मैं अपनी याददाश्त को भुला था, वैसे तुम भी पास की बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं कर पा रही थी। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती, लेकिन तुम्हारी याददाश्त कब वापस आई। एंड किम यहाँ पर उसे वो एमी वाले इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने लग जाता है एंड कहता है कि मैं उस पल से यहाँ पर जाओ से रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन ऐसे वे में ताकि कोई भी यहाँ पर किसी को नुकसान ना पहुँचे, और मैं अपनी आइडेंटिटी भी उस दिन पर रिवील करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गुस्से में आ जाओगी। एक दिन में यहाँ पर जेनी उसे कुछ प्रॉमिसेस करवाने लग जाती है कि आज से वो जेनी से कोई बात छुपाएगा नहीं और तो ये गेम नहीं खेलेगा। फिर इतने में यहाँ पर जेनी की मॉम और उसका भाई उसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किम की आइडेंटिटी पता चल चुकी होती है। पर यहाँ पर से जेनी उन्हें पकड़ डालती है। दूसरी यहाँ पर किम मुझसे वो नेकलेस बता रहा था। जेनी बोलती कि अब मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए, मैं अब यहाँ पर मन के भाव नहीं बल्कि रियल भाव देखना चाहती हूँ। किम कहता है कि ये रियल डायमंड ही है एंड यहाँ पर जेनी उस नेकलेस को पहनने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड करने के लिए कहता है कि आखिर वो यहाँ पर जाने के लिए क्या सरप्राइज प्रिपेयर कर सकता है उनकी शादी के लिए। एंड यहाँ पर वो से ढेर सारे ऑप्शन देने लग जाता है, तो किम तुरंत ही उन्हें सारी प्रिपरेशंस करने के लिए बोल देता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर अचानक से उसे चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं एंड उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। किम बाद में उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें वॉमिट फील हो रहा है। जेनी कहते हैं कि हाँ। एंड यहाँ पर किम को लगने लग जाता है कि कहीं जेनी प्रेग्नेंट ना हो। जेनी बोलती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल जाकर चेक करवा सकते। एंड यहाँ पर एमी बड़ी खुश हो जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट को पता होता है कि ये सब के बीच में सिर्फ एमी का ही हाथ है। जहाँ पर वो लोग चेकिंग करवाने के लिए जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर हम मिया को देखते, जो कि जाओ की सेक्रेटरी होती है। एंड यहाँ पर वो जाओ की बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी, पर यहाँ पर जाओ को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर खुश नहीं हो सकती तो फिर ये लड़की भी यहाँ पर खुश नहीं हो सकती है। दूसरा यहाँ पर जेनी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर किम तुरंत ही उस जगह पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ पर जेनी भी उसे हाँ कह देती है। फिर फाइनली उनका वेडिंग डे आ ही जाता है, पर यहाँ पर मियाँ बड़ी चालाकी से अंदर घुसकर चाकू जेनी के गले पर लगा देती है एंड सभी लोग यहाँ पर घबरा से जाते हैं। फिर कैसे ना कैसे करके तो यहाँ पर किम उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मैं तुम्हें यहाँ पर पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक अच्छी इंसान बदल सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी तक मांगने लग जाती है। दोस्त हम यहाँ पर किम के असिस्टेंट और जेनी के फ्रेंड को देखते, जो कि आपस में झगड़ रहे होते। ये कहते हुए कि जेनी अच्छी है, किम अच्छी है, एंड उनके बीच में झगड़ा होता है, जहाँ पर एमी आकर कहती कि मेरे मॉम डैड दोनों की दोनों अच्छे।
फिर फाइनली यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम आ ही जाते, जहाँ पर वो लोग 7 जन्म तक एक साथ देने का वादा करते। साथ साथ यहाँ पे वेडिंग रिंग पहनाते और एक दूसरे को किस करते। फिर इसी किसिंग सीन के साथ ये मूवी हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाती है।